नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। शादाब खान बन गए राजवीर कांत। नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। मामला यह है कि इस देश के सबसे रईस लोगों में से एक मुकेश अंबानी को 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को एक ईमेल आता है और उस ईमेल में उनसे 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। अब 20 करोड़ रुपए की फिरौती से काम नहीं चला तो अगले दिन एक और मेल आता है। 28 अक्टूबर को एक और मेल आता है और उसमें 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। मांगने वाले को लगा होगा कितने रईस आदमी से 20 करोड़ क्या मांगना, कम से कम 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांग लो। और मांगने वाले का नाम लिखा हुआ था शादाब खान। अब खबर बाहर आई और गोदी मीडिया को तो खबर मिल ही जाएगी ये, और ऐसी खबर पे गोदी मीडिया ना कूदे तो किस पर कूदे। उत्तर प्रदेश में हजारों छात्र जो है वो नौकरी की बात कर रहे हैं, जय श्री राम की जगह एग्जाम की बात कर रहे हैं वो, लेकिन वहां किसी की खबर नहीं जाएगी। यहां सबकी नजर पड़ गई और आरएसएस का जो माउथपीस कहा जाता है, आरएसएस का जो मुखपत्र कहा जाता है, ऑर्गेनाइजर, हालांकि एक मामले में फंसने के बाद आरएसएस ने कह दिया था कि ऑर्गेनाइजर हमारा मुखपत्र नहीं है। आरएसएस किसी को भी कह सकता है कि यह हमारा नहीं है, यह हमने इतिहास में देखा है। खैर, तो पांचजन्य ने बाकायदा शादाब खान की खबर छाप दी कि शादाब खान नाम के एक आदमी ने मुकेश अंबानी से फिरौती मांगी। अब चाहे शादाब खान हो चाहे कोई हो, फिरौती मांगना और इस तरह की काम करना तो गलत है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब जांच करनी शुरू की, जो मेल आया था, जिस आईपी एड्रेस से मेल आया था, वो सब जांच करनी शुरू की, तो पता चला कि शादाब खान साहब जो हैं वो राजवीर कांत हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं और बाकायदा उसने इंजीनियरिंग वगैरह की है, कंप्यूटर साइंस का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। डार्क वेब जिसको कहते हैं, मतलब जो सीधे आपकी नजर में नहीं होता है, जहां बहुत एक से एक गलत हरकतें की जाती हैं, उस डार्क वेब का एक्सपर्ट है। और उसी की सहायता से उसने शादाब खान के नाम से ईमेल आईडी बनाकर बाकायदा मेल किया मुकेश अंबानी को, पहले 20 करोड़ और फिर 200 करोड़ रुपए मांगने के लिए। आखिर राजवीर कांत को शादाब खान बनने की जरूरत क्यों पड़ी? राजवीर कांत अपने नाम से क्यों नहीं मांग सकता था पैसे? करूंगा बात, लेकिन उसके पहले यह कि जब यह खबर बाहर आई तो मैंने सोचा कि पांचजन्य इसको भी छापेगा, लेकिन पांचजन्य छोड़िए, किसी टीवी चैनल पर आपको यह खबर नहीं मिलेगी कि वो शादाब खान नहीं, वो राजवीर सिंह था। कुछ एक वेबसाइट्स ने खबर छापी जिससे यह खबर हमारे और आपके पास पहुंच पा रही है। यह खेल बहुत पुराना अब हो गया है। मुसलमान बनकर इस तरह के अपराध करना, इस तरह के अपराधों को अंजाम देना, ताकि एक तरफ मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इन सारी चीजों को आतंकवाद वगैरह से जोड़ा जा सके। जब किसी शादाब खान का मेल मुकेश अंबानी के पास पहुंचता है तो जिस तरह मीडिया ने माहौल बनाया है, जिस तरह टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक में मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया गया है, मुकेश अंबानी को लग सकता है कि ये कोई आतंकवादी है और मुकेश अंबानी थोड़ा ज्यादा डर सकते हैं। बच्चा ये भूल गया कि जो शहंशाह मुल्क के इतने करीब है वो इन छोटी मोटी चीजों से क्यों डरेगा। वो पुलिस में गया और पुलिस में जाने के बाद शादाब खान की जगह पे राजवीर कांत साहब गिरफ्तार हुए। और ये अकेली खबर नहीं है, मैं आपको बताऊं 4 जनवरी 2024 यानी पिछले महीने की खबर है कि लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड इलाके से कुछ मेल आ रहे थे। वो मेल आ रहे थे जुबैर खान और आलम अंसारी के नाम से, और उन मेल्स में यह लिखा हुआ था कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे। अब राम मंदिर को उड़ाने का जो मेल वो मुस्लिम नाम से आएगा तो तहलका मचेगा ही। उस समय भी मीडिया पे खूब रिपोर्टिंग हुई, पुलिस ने कहा, सब कुछ कहा, लेकिन जांच होने पे क्या निकली? जांच होने पे यह निकला कि विभूति खंड इलाके से जो लोग भेज रहे थे उसमें एक ठाकुर साहब थे, ताहर सिंह, और एक पंडित जी थे, ओम प्रकाश मिश्रा। यानी ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा जो हैं वो जुबैर खान और आलम अंसारी के नाम से लगातार ईमेल भेज रहे थे। इतना ही नहीं, मार्च 2022 में एक ऐसी ही खबर आई कर्नाटक से। कर्नाटक में एक एमएलसी हैं डीएस अरुण। अब डीएस अरुण जो है उनके पिता हैं डीएस शंकर मूर्ति, जो वहां पर विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। यह उस समय की बात है, मार्च 2022 की, जब वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था। तो डीएस अरुण नामक एमएलसी को धमकी भरी
बातें मैसेंजर में आनी शुरू हुई, फेसबुक के मैसेंजर में, और जिस फेसबुक से आ रही थी उसका नाम था मुश्ताक अली। जब जांच की गई, पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि मुश्ताक अली जो थे वो निकले सिद्धारूढ़ श्रीकांत निराले। यानी सिद्धारूढ़ श्रीकांत निराले नाम का एक व्यक्ति, जाहिर तौर पर जो हिंदू है, वो मुश्ताक अली के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनाता है और बीजेपी के एमएलसी डीएस अरुण को धमकाता है। ऐसी कितनी ही खबरें आपको मिलेंगी। याद है मणिपुर वाला वीडियो जो आया था और पूरे देश में तहलका मच गया था, एक महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा था, रेप वगैरह का आरोप था, वो आपको याद है? वो वीडियो आया और उसके तुरंत बाद एएनआई का एक ट्वीट आता है और बाकी जगहों से भी ट्वीट उसके बाद आने लगे, जिसमें अब्दुल हलीम नाम के आदमी को अब्दुल खान बार बार कहा जा रहा था। बदनाम करने की कोशिश की गई कि जो बंदा ये कर रहा है, जो स्ट्रिप करके, नंगा करके औरत को घुमा रहा है, बलात्कार कर रहा है, उसका नाम अब्दुल खान है। पता यह चला बाद में जांच में कि वहां पर जो तमाम गिरफ्तारियां हुई थी उसमें एक संगठन था पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी, उससे जुड़े हुए एक अब्दुल हलीम को एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब अब्दुल हलीम गिरफ्तार होते हैं एक दूसरे मामले में, लेकिन उनको बदनाम किस मामले में किया जाता है? बलात्कार के मामले में किया जाता है, क्योंकि वो मामला उस समय वायरल था। और उसके बाद बाकायदा ट्रेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए एक से एक लोग जो हैं उसको बाकायदा ट्वीट करते हैं और अब्दुल खान ट्रेंड करता रहता है। एएनआई के ट्वीट का काम हो जाता है तो एएनआई माफी मांगते हुए वो ट्वीट डिलीट कर देता है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरह का माहौल गोदी मीडिया ने बनाया है, उस माहौल में किसी के लिए बड़ा आसान है कि वो कोई घटिया काम करे, किसी को धमकी दे, कुछ और करे, किसी से फिरौती मांगे, कुछ भी करे और उसमें नाम किसी मुसलमान का लगा दे। दो फायदे होते हैं। पहली बात तो यह होता है कि पुलिस की जांच भटक जाती है, वो दूसरी तरफ जांच करना शुरू कर देती है। कुछ मामलों में तो सच्चाई आ गई, लेकिन सारे मामलों में सच्चाई बाहर नहीं आती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुसलमान का नाम जुड़ा होने पर यह तुरंत एक हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। अगर मुसलमान का नाम नहीं जुड़ा होता अंबानी को धमकी देने के मामले में, तो पांजनी यह खबर छापता ही नहीं। अगर अब्दुल हलीम का नाम नहीं मिला होता तो उस समय, जिस समय मणिपुर में यह घटना आई थी और पूरे देश में गुस्सा था, लोगों के मन में यह गुस्सा था कि आखिर एक महिला के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे किया जा सकता है, उस समय यह घटना इस तरह से बदल दी गई अब्दुल हलीम का नाम डाल के कि आधे लोग यह सोचने लगे कि अरे वहां भी मुसलमान ये हरकतें कर रहा है। और फिर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की नफरत देश में बढ़ी है, उसमें इस पूरे मामले को सरकार के सर से हटा के मुसलमानों के सर पे डाल देना बड़ा आसान था। और किस तरह के धोखे किए जा रहे हैं आपको पता है कि हिंदुस्तान में जितने भी बीफ का व्यापार करने वाले हैं, सबका नाम अल फला के नाम से रखते हैं, यानी मुस्लिम नाम रखते हैं, और ज्यादातर के जो मालिक हैं वो हिंदू हैं। यानी कुछ हो, कोई बदनामी हो, कोई लिस्ट निकले कि कौन कौन बीफ निर्यात करता है, तो उसमें सारे आपको इस्लामिक नाम दिखाई देंगे, सबको लगेगा मुसलमान ही कर रहे हैं। हकीकत यह है जबकि कि ज्यादातर जो बड़े बीफ निर्यातक हैं वो हिंदू हैं। तो बदनाम करना बहुत आसान है। और भी खेल किए गए हैं, इतने सारे खेल किए गए हैं हिंदू मुसलमान की नफरत का फायदा उठा के कि आप सोच नहीं सकते हैं। 2022 की बात है, 29 अक्टूबर 2022 की यह खबर है कि रतलाम के बाहरी इलाके में तंजीम जरखेज के नाम से एक ग्रुप ने ढेर सारी जमीन खरीदी किसानों की। 2000 के दशक में यह हो चुका था, यानी 2010 तक यह काम हो चुका था कि ढेर सारी जमीनें खरीदी गई थी मुसलमानों से तंजीम जरखेज के नाम से उस इलाके में, और उनसे कहा गया था कि यहां पर मुसलमानों की बस्ती बसाई जाएगी ताकि तुम लोग सेफ रह सको। अब सांप्रदायिकता दोनों तरफ है, डर भी है, मुसलमानों को लगा होगा कि यार हम छोटे किसान हैं, यहां पर अच्छी मुस्लिम बस्ती बस जाएगी तो हम लोग सेफ रहेंगे, कभी कुछ दंगे वंगे की स्थिति बनती है तो हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। अब जब जमीनें सारी बिक गई तो पता यह चला कि तंजीम जरखेज जो फाउंडेशन है वो बन गया प्रोफेसर पीसी महाजन फाउंडेशन। यानी कि हिंदुओं ने मुसलमान बनकर मुसलमानों से जमीन खरीद ली थी, ये कह के, और सस्ते दामों पे, औने पौने दामों पे खरीद ली थी, ये कह के कि यहां पर मुसलमानों की बस्ती बनेगी, हो सकता है यह भी कहा हो कि मस्जिद बनेगी वगैरह वगैरह, और सस्ते में वो सारी जमीनें खरीद ली उनके अगल बगल। और बाद में पता चला कि उन सस्ती जमीनों को समतल करा के, बराबर करा के, बेहद महंगे दामों पर वहां कॉलोनीज काटी जा रही हैं, गौशाला बनाई जा रही हैं और ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। ये सारा कुछ धर्म के नाम पे हुआ। अगर वो अपने नाम से खरीदने जाते तो शायद किसान उस तरह से जमीन नहीं बेचते। ये जो खेल चल रहा है देश के अंदर,
कि मुस्लिम नाम देखते ही लोगों के मन में एक खास तरह की इमेज बन जाती है, उसका फायदा उठाकर इस तरह के लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसकी आड़ में जो सारे तमाशे जारी हैं वो आपको पता है। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ आपको पता है। बाकायदा वो आदमी जो था वो उस कागज दिखा रहा था पुलिस ऑफिसर को कि हमने ये जमीन खरीदी है, और उसको मास्टरमाइंड कह के पेश किया गया। बाकायदा कोर्ट में केस था और मस्जिद को तोड़ा गया, मदरसे को तोड़ा गया और उसके बाद मुसलमानों को ही मारा गया। उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो ये पूरा जो माहौल मीडिया का बनाया गया है, उसमें जो बड़ी खबरें हैं, जो मुसलमानों को परेशान करने वाली खबरें हैं, वो तो दबा दी जाती हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जम के उछाली जाती हैं जिससे उनको बदनाम किया। ऐसा कि अब असम में जो हो रहा है, पहले उत्तराखंड में हुआ, आप लेके आए समान नागरिक संहिता कानून। अब असम में क्या किया उन्होंने? असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 जो बना था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यानी अब मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत ना तो शादी रजिस्टर हो सकती है, ना तलाक रजिस्टर हो सकता है। अब हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम समान नागरिक संहिता ले आ रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि अगर आप समान नागरिक संहिता ले आ रहे हैं तो सबको एक जैसा कानून मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर हिंदू यूनाइटेड फैमिली वाला जो एक्ट है, HUF जिसको कहते हैं, जिससे बिजनेस करने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स हर साल बचाते हैं, उसको क्यों नहीं खत्म करते हैं? लोगों को यह लगता है कि कानून में सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से चीजें हैं। नहीं, हिंदुओं के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। HUF मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो आप खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य कोई समानता लाना नहीं है। आपका उद्देश्य लगातार हिंदू मुस्लिम भड़काना है। चुनाव आने वाले हैं 2024 के, और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आप 400 पार का भले दावा कर रहे हैं, लेकिन 250-300 से ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और यह भी बहुत आसान नहीं होगा। तो हिंदू मुसलमान लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड जैसी जगह पे जहां कभी दंगे नहीं हुए थे, वहां दंगे हुए, और ऐसे दंगे हुए अब कहा जा रहा है कि उसके चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि पत्रकार अंदर ना जा पाए, रिपोर्टिंग ना कर पाए। कई सारे पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो देहरादून छोड़ के बाहर निकल गए हैं, क्योंकि पुलिस का प्रेशर है। तो वहां से कोई सच्ची खबर, कोई सच्चाई आ पाएगी बाहर, ये हम नहीं जानते हैं। जब आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये तो हम पक्के तौर पर जानते हैं कि वहां जबरदस्त गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग मारे गए हैं, और मारे जाने वाले, गिरफ्तार होने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। ये सब हम जानते हैं। अब असम में यह तमाशा हो गया। आप मैरिज एक्ट ही खत्म कर दो और उसके बाद कहो कि हम समान नागरिक संहिता कानून बना रहे हैं। दरअसल आप कर ये रहे हो कि बहुसंख्यक के हिसाब से जो बना हुआ कानून है उसी को मुसलमानों के ऊपर लाद रहे हो। आदिवासियों से नहीं करोगे, क्योंकि आदिवासियों का वोट चला जाएगा। जब उत्तराखंड में भी यह कानून बना तो आपने क्या किया? आदिवासियों को उससे बाहर कर दिया। आसाम में भी आप धीरे से ये सब कर दोगे, जिनको चाहोगे उनको बाहर कर दोगे। आपका निशाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। भले इसके चलते सारी दुनिया में बदनामी हो रही हो, भले इसके चलते देश के अंदर एक विभाजन जैसी स्थिति बन रही हो, लेकिन ये काम आप लगातार करते चले जाओ। और अगर आपके साथ कुछ होगा, कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में मंदिरों के ऊपर, मंदिरों की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात हुई। अब ये जो कानून था, ये कानून 2003 में ही पहली बार लाया गया था, लेकिन जब कांग्रेस लेके आई तो तमाशा शुरू हो गया। उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनका सारा अधिकार जैसा है वैसा ही बना रहना चाहिए। उस पर अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो तमाशा शुरू हो जाता है। लेकिन मुसलमानों के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। यह माहौल बनाया गया है देश का। और इस माहौल का फायदा क्या है? किसान लगातार मारे जा रहे हैं। किसान दिल्ली आने की बात कर रहे हैं, MSP की मांग कर रहे हैं। उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा ऐसे की जा रही है जैसे कोई गुंडे हो वो। कभी कोई उनको खालिस्तानी कह देता है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में एक सिख पुलिस ऑफिसर को खालिस्तानी कह दिया गया। कभी जो किसान है उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। MSP के नाम पे ये शोर मचाया जाता है कि MSP देने के बाद देश बर्बाद हो जाएगा, इतना ज्यादा खर्चा देश के ऊपर पड़ जाएगा। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैंने आपको बताया कि यूपी में बच्चे जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पुलिस की अभी भर्ती हुई है, उनका कहना है कि पुलिस की भर्ती में पेपर आउट हो चुका था। एक जगह बहुत मजेदार मैंने देखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जहां लिखा हुआ था उसकी मात्रा बदल के कर दिया गया था उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग। हो यह रहा है कि चाहे ARO RO की परीक्षा हुई हो, चाहे फिर यह परीक्षा हुई हो, पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई हो, हर बार आरोप लग रहा है कि पेपर आउट हो रहे हैं और किसी तरह से फिर रिजल्ट निकलता नहीं है। बरसों बरस रोजगार की कोई गारंटी, रोजगार का कोई ठिकाना बच्चों के नहीं है। लेकिन इन सारे मसलों पर ना पांचजन्य बात करेगा, ना गोदी मीडिया बात करेगा, ना ही कोई और बात करेगा। ये सारे मसले आते ही या तो उसको नेहरू याद आने लगेंगे, या उसको मुसलमान याद आने लगेंगे, और या फिर उसको हिंदू राष्ट्र याद आने लगेगा। दरअसल
बहुत सारी बातें करने की जगह, बहुत लंबा वीडियो करने की जगह 2 लाइन में एक बात कहना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। जिन लोगों के दिमाग में भी यह बैठा है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है तो हम खुश हैं, वो ये जान लें कि अब्दुल की चूड़ी टाइट होना तो बहाना है। दरअसल आपसे आपके सारे हकूक छीन लेना सरकार की मंशा है। आपसे आपकी नौकरी छीन लेना, आपसे आपकी पेंशन छीन लेना, आपसे आपका विरोध करने का अधिकार छीन लेना, यह सारी सरकार की मंशा है। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करके और भारत को आप बहुत आगे ले जाएंगे या भारत बहुत विकसित हो जाएगा, तो जिन देशों में भी किसी की चूड़ियां टाइट की गई हैं, उन देशों की आज क्या हालत है, यह आप गौर से देख लीजिए। तो बस इतनी सी बात कि अगली बार जब ऐसी कोई खबर देखें तो तुरंत सोशल मीडिया पर जाकर लिखने, शोर मचाने या उल्टा सीधा सोचने की जगह यह भी एक बार सोच लें कि कहीं ऐसा ना हो कि कल पुलिस जांच करे और शादाब खान निकल जाए राजवीर, ओम प्रकाश मिश्रा जी निकल जाए जुबैर खान, और आपको बाद में शर्मिंदगी हो कि देखिए आपके भीतर जो नफरत भरी हुई है उसको कैसे इस्तेमाल कर लिया गया। आज के लिए इतना ही। एक अपील जो करनी जरूरी होती है वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की बातें लगातार कर सकें, हम लगातार हक की बात कर सकें, हम लगातार देश की बात कर सकें, तो बहुत जरूरी है कि आप हमें ताकत दें। बहुत आसान है, हमारा डिस्क्रिप्शन देखें या फिर हमारा जो पिन कमेंट है वहां देखें। 3 रुपए रोज से कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। अदरवाइज कम से कम अगर अभी तक ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूर तक दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। आपकी ताकत मिलेगी तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर हक की बात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।